हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बिजनेस लॉ का एक और न्यू टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज व्हाट इज प्लेज, एसेंशियल्स ऑफ प्लेज एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी। इसके अलावा बिजनेस लॉ के जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उन सबको भी एक बार जरूर देखें। बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्लेज क्या है? प्लेज कैन बी डिफाइंड एज दैट स्पेशल फॉर्म ऑफ बिलमेंट इन विच गुड्स आर बिल्ड एज सिक्योरिटी बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। मतलब कहते प्लेज भी एक तरह की बिलमेंट ही होती है, एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बिलमेंट जिसमें गुड्स जो हैं ऐसा सिक्योरिटीज दूसरे पर्सन को दिए जाते हैं। क्यों? लोन लेने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे अर्जेंट 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने मेरे नेबर को बोला क्या आप मुझको 1 लाख रुपए देंगे। अब आप खुद सोचो, कोई इतनी बड़ी रकम मुझे ऐसे थोड़ी ना दे देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख तो दे दूँ, लेकिन बदले में तुम मेरे पास अपनी कोई एसेट गिरवी रखो। तो मान लो मैंने अपनी ज्वेलरी उनके पास गिरवी रख दी, तो ये क्या है? दैट्स अ प्लेज। ठीक है, हम लोग अक्सर जब बैंक में भी जाते हैं, लोन लेते हैं, तो हम ऐसा सिक्योरिटी कोई ना कोई एसेट उनको देते हैं ना, तो ये क्या है? प्लेज है। ओके, द पार्टी हु डिपॉजिट्स अ गुड इज बिल्डर कॉल्ड अ पॉनर। जो पार्टी गुड्स डिपॉजिट करवाती है लोन लेने के लिए उसे पॉनर भी बोलते हैं और प्लेजर भी बोलते हैं। जैसे मैंने ज्वेलरी दी थी तो मैं यहाँ पर क्या हुई? पॉनर या फिर प्लेजर। और वो नेबर जिनको मैंने वो ज्वेलरी दी थी ताकि वो मुझे 1 लाख रुपए दे सके, वो नेबर क्या हुआ? पॉनी। ठीक है, या फिर प्लेजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जोसेफ इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। उसको पैसे की एकदम से अर्जेंट ज़रूरत पड़ी, सो ही डिपॉजिट हिज गोल्ड वॉच। तो उसने अपनी गोल्ड वॉच दी किसको? माइकल को, एज सिक्योरिटी फॉर द मनी लेंट। उससे पैसा उधार लेने के लिए उसने उसको ऐसा सिक्योरिटी गोल्ड वॉच दी। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ? प्लेज। तो यहाँ पर जोसेफ जिसने अपनी गोल्ड वॉच दी थी वो क्या हुआ? पॉनर। एंड माइकल वो क्या हुआ? पॉनी। पॉनर को हम प्लेजर एंड पॉनी को हम लोग प्लेजी भी बोलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ प्लेज। अब एक प्लेज की क्या क्या एसेंशियल्स है, चलिए देखते हैं। आपको प्लेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एसेंशियल है प्लेज ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। कहते जो हम प्लेज करते हैं, मतलब जो चीज़ हम गिरवी रखते हैं, ये सिर्फ मूवेबल गुड्स का ही होता है। ठीक है, मान लो मैं ज्वेलरी गिरवी रख रही हूँ, मैं अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़, ये सब अगर गिरवी रखती हूँ तो वो प्लेज कहेगा। मतलब सिर्फ मूवेबल गुड्स। अगर मान लो मैं लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, मान लो मैंने पैसे लेने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया, तो यहाँ पे वर्ड प्लेज नहीं यूज़ होगा। इमूवेबल गुड्स के केस में वर्ड मॉर्टगेज यूज़ होगा। आपने अक्सर मॉर्टगेज वर्ड सुना होगा, तो प्लेज और मॉर्टगेज में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेज जब हम कोई मूवेबल गुड, जैसे मैंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी तो ये प्लेज है। अगर मैं अपनी कोई ज़मीन, अपना घर, मतलब कोई इमूवेबल गुड जिसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, वो चीज़ गिरवी रखते हैं, तो उसको हम मॉर्टगेज वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना अगर हम कोई गुड्स की डिलीवरी करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। मैं सामने वाले पर्सन को, नेबर को कह रही हूँ मुझे 1 लाख दो, लेकिन अगर मुझसे ज्वेलरी दे ही नहीं रही तो हमारे बीच में प्लेज कैसे होगा? तो गुड्स की डिलीवरी भी जरूरी है। बिलमेंट के टॉपिक में आपने देखा होगा कि डिलीवरी कितने तरह की होती है। एक्चुअल डिलीवरी, अगर मैं सीधा ज्वेलरी उसके पास लेके जा रही हूँ, एक्चुअल में ज्वेलरी उसको दे के पैसे ले रही हूँ, तो ये एक्चुअल डिलीवरी हुई। मान लो मेरे वेयर हाउस में गुड्स है जो बहुत हैवी है, मैं उसको वो उठा के नहीं सारे लेके जा सकती उसके पास। मैंने क्या करा? वेयर हाउस की उसकी जो चाबी है वो उसको दे दी। ठीक है, तो ये क्या हुई? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब अब जब मैं अपने नेबर को ज्वेलरी दे रही हूँ
तो उस ज्वेलरी की ऑनर मैं खुद ही होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी तीसरे पर्सन की ज्वेलरी उठा के उसके सामने गिरवी रख रही हूँ, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेबल कमोडिटी। अब मैंने है ना अपने नेबर से 1 लाख रुपए लेना है ना, लेकिन मैं उसको अपनी 50 रुपये की डोल दे दूँ, ये ले तो मेरी डोल गिरवी रख ले, तो आप बताओ ये कोई बात बनी? कोई वैल्यू है डोल 50 रुपये की डोल की 1 लाख के सामने? नहीं। तो कहते हैं वो चीज़ गिरवी रखनी चाहिए कि अगर हम उसका डेब्ट विद इंटरेस्ट नहीं चुका पाते हैं तो जो चीज़ हमने गिरवी रखी है ना वो उसको बेचकर अपना पैसा पूरा कर सके। तो सेलेबल कमोडिटी, जिस चीज़ की वैल्यू है वो चीज़ एज अ सिक्योरिटी हम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। अब मैंने उससे 1 लाख रुपए लिए थे, ठीक है। 2 मंथ का मान लो मुझे टाइम मिला था, मैंने 2 मंथ में लोन के पैसे भी चुका दिए विद इंटरेस्ट, लेकिन वो मुझे अब नेबर कहे मैं तुझे तेरी ज्वेलरी नहीं रिटर्न कर रहा, ये तो गलत हो गया ना। तो गुड्स रिटर्न भी करने पड़ेंगे। अगर आपका लोन का पैसा विद इंटरेस्ट वो दे चुके हैं तो जो गुड्स आपके पास गिरवी रखे गए थे आपको वो रिटर्न भी करने पड़ेंगे। तो ये सब थे एसेंशियल्स ऑफ प्लेज। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे हमने बेलमेंट में पढ़े थे कि बेलर एंड बेली की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, ऐसे प्लेजर एंड प्लेजी की भी राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। तो चलिए राइट्स ऑफ प्लेजर देखते हैं। अब प्लेजर कौन था? यहाँ पर मैं प्लेजर थी जिसने अपनी ज्वेलरी दी थी, जो अपनी गुड ऐसे सिक्योरिटी देता है, ठीक है। सबसे पहले उसका राइट है राइट टू रिसीव गुड्स बैक। वही बात, अब देखो मैंने उसको ज्वेलरी दी थी नेबर को, ठीक है। अब जब मैंने उसको लोन का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट चुका दिया है तो अब यहाँ पे मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है कि मैं उससे नेबर को कहूँ कि तू जो मेरे गुड्स जो तेरे पास मैंने गिरवी रखे थे वो मुझे वापस कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम कंपनसेशन। मान लो मैंने उसके पास ज्वेलरी गिरवी रखी थी, ठीक है। तो अब ना वो जो नेबर था उसने मेरी ज्वेलरी कर दी खराब, मान लो थोड़ी सी तोड़ दी या कुछ भी, तो अब मेरे पास ये हक बनता है कि मैं उसको कहूँ कि तूने जो मेरा नुकसान करा है ना उसको कंपनसेट कर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव एक्रीशन इन गुड्स प्लेज्ड। ये भी मैंने आपको बेलमेंट में समझाया था। एक्रीशन वर्ड यहाँ पर क्या है? इंक्रीज होना कुछ। जैसे मान लो मैंने गाँव अपनी जो काऊ है, ठीक है, वो गिरवी रखी थी। अब 2 मंथ के लिए गिरवी रखी थी, उस 2 मंथ के दौरान उस गाँव का एक बच्चा भी होता है, तो जब वो मुझे काऊ रिटर्न करेगा ना वो मुझे काऊ के साथ साथ उसका जो बच्चा हुआ है ना, जो बछड़ा है, वो भी रिटर्न करेगा, ठीक है। ये मेरा हक बनता है कि मैं जो इंक्रीज हुई ये चीज़ उसको भी साथ में लूँ, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू स्यू द प्लेज फॉर रिसीविंग द गुड्स। स्यू द प्लेजिंग, हाँ। अब वही बात, मैंने नेबर को दी थी ज्वेलरी, ठीक है, मैंने उसके लोन का पैसा विद इंटरेस्ट चुका दिया, ठीक है, लेकिन वो कहे मैं तुझे तेरी ज्वेलरी रिटर्न नहीं करूँगा, तो यहाँ पर अब मेरा हक बनता है, राइट है ऐसा प्लेजर कि मैं उसके ऊपर केस करूँ कि ये जो है मैंने इसका पूरा का पूरा पैसा चुकाया लोन का विद इंटरेस्ट, लेकिन स्टिल ये मेरी ज्वेलरी वापस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास राइट है कि मैं उसके ऊपर केस कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू टेक द गुड्स रिटर्न बिफोर सेल बाय प्लेजी। इस पॉइंट को एग्जाम्पल से समझना। मान लीजिए मैंने ना, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैंने ना अपनी क्या दी थी ज्वेलरी इस नेबर को, ठीक है, इस नेबर को मैंने अपनी क्या दी थी ज्वेलरी दी थी, ठीक है। तो इसने ना मुझे 2 मंथ का टाइम दिया था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैं ना 2 मंथ के विदिन इसका जो पैसा है ना लोन का विद इंटरेस्ट नहीं चुका पाई। तो लेकिन 2 मंथ में पैसा नहीं मैं इसका वापस रिटर्न कर पाई, लेकिन इसने ना अभी तक मेरी जो ज्वेलरी थी ना वो बेची नहीं थी, इसके पास ही थी अभी तक वो ज्वेलरी। तो मान लो इसके अगले नेक्स्ट मंथ में ना मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया कि मैं इसके पूरे लोन के पैसे विद इंटरेस्ट इसको दे पाऊँ। तो मैंने देखा कि अभी तक इसने मेरी ज्वेलरी तो बेची नहीं है,
तो फिर यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास राइट है कि मैं इसको जाके बोलूँ कि देखो भाई, आपने अभी तक मेरी ज्वेलरी बेची तो है नहीं और अब मेरे पास पैसे भी पूरे अरेंज हो गए हैं, तो एक काम करो, आप अपने पैसे पूरे ले लो और मुझे जो मेरी ज्वेलरी है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस केस में अगर 2 मंथ का टाइम पूरा होने के बाद बाई चांस अगर ये मेरी ज्वेलरी बेच चुका होता, फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि अभी भले टाइम पूरा हो गया था लेकिन मेरी ज्वेलरी अभी तक इसके पास ही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, देख यार, मेरे पास अब पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया है, तूने मेरी ज्वेलरी भी अभी तक बेची नहीं है, तो क्यों ना तू अपने पैसे ले ले और मुझे मेरी ज्वेलरी वापस कर दे, ठीक है। तो ये था राइट टू टेक द गुड्स रिटर्न बिफोर सेल बाय प्लेजी। नेक्स्ट है राइट टू गेट सरप्लस। अब इसको भी समझना। मान लो मैंने ना इसको जो ज्वेलरी दी थी, ठीक है, जो ज्वेलरी दी थी इसके ना मान लो 2 मंथ में मैं ज्वेलरी नहीं इसको पैसे वापस कर सकी, इसके पैसे इसको वापस नहीं कर सकी, तो इसने क्या करा, मेरी ज्वेलरी को क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हुआ क्या, वो जो ज्वेलरी थी ना उसकी कीमत टोटल, मतलब जो मैंने पैसे चुकाने थे लोन के विद इंटरेस्ट, मैंने चुकाने थे 2,10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इसने जो मेरी ज्वेलरी बेची ना वो कितने में बिकी, 2,50,000 में, 2.5 लाख में। तो यहाँ पर इसको जो 40,000 का फ़ायदा हुआ है ना, वो मेरा हक बनता है कि मैं इसको कहूँ कि तेरे पैसे तो 2,10,000 बनते थे विद इंटरेस्ट, लेकिन तूने ज्वेलरी कितने में बेची, 2.5 लाख में। तो ये जो 40,000 का तेरे को मुनाफा हुआ है ना, वहाँ पे मेरा हक है कि मैं अपने 40,000 वो इससे वापस लूँ, ठीक है। तो ये था राइट टू गेट सरप्लस। राइट्स के बाद अब बात करते हैं कि एक प्लेजर के क्या क्या ड्यूटीज़ है, उसके फ़र्ज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कहते हैं टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स इन द गुड्स प्लेज, कि जो गुड्स हम गिरवी रखते हैं, ऐसा सिक्योरिटी देते हैं, अगर उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट है तो ये प्लेजर की ड्यूटी बनती है कि वो प्लेजी को बताए ताकि उसको कोई लॉस ना हो, ताकि प्लेजी का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू पे द डेप्ट। अब देखो, मैंने नेबर से 1 लाख रुपए लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं उसको उसके पैसे विद इंटरेस्ट दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने किसी को काऊ गिरवी दी थी रखने के लिए, ठीक है, तो अब उस काऊ के खाने पीने का खर्चा, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, या फिर उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे आते हैं, मान लो वो बीमार हो गई थी काऊ, तो उसकी दवाइयों का जो खर्चा आया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये मेरी ड्यूटी बनती है कि प्लेजी ने जो भी ये एक्सपेंसेस किए हैं उसको मैं पे करूँ। नेक्स्ट है ड्यूटी आफ्टर सेल। अभी मैंने आपको क्या बताया था राइट में कि मेरा हक क्या है कि 2,10,000 रुपये की वो ज्वेलरी बन रही थी विद इंटरेस्ट सब कुछ, लेकिन उसने बेची कितने में थी वही ज्वेलरी, 2.5 लाख में, जो उसको सरप्लस हुआ था। ऐसा प्लेजर मेरा हक बनता था ना कि उससे मैं वो सरप्लस ले लूँ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो वो 2,10,000 जो बनता था वो ज़्यादा के बजाय वो ज्वेलरी कम में बिकती, ठीक है, वो वहाँ पे प्लेजी का अगर नुकसान हो रहा होता, तब मेरा फ़र्ज बनता था कि उसको जितना नुकसान हुआ है वो मैं उसकी भरपाई करूँ। ध्यान से समझना, जब मैंने उसको जितने का भी गुड दिया, जैसे एक बार ऐसा समझ ही लो कि ये मैंने ना, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये दी थी ज्वेलरी, ठीक है, तो हुआ क्या, मेरा ज्वेलरी का इंटरेस्ट कितना बनता था, इंटरेस्ट वगैरह सारा अमाउंट ऐड करके 2,10,000 रुपया। जब मैं 2 मंथ में वो पैसे नहीं चुका पाई थी, तब इसने क्या करा, वो ज्वेलरी बेच दी। वो कितने की बिकी, 2.5 लाख की। यहाँ पे इसको फ़ायदा हुआ था ना प्लेजी को, तो यहाँ पे ऐसा प्लेजर मेरा राइट था कि मैं जो सरप्लस हुआ है इससे लूँ, ठीक है। अब ऐसा ड्यूटी अगर मैं देखूँ, मान लो 2,10,000 रुपया बनता था, लेकिन इसने बेचने के बाद इसको कितना मिला, सिर्फ 1,90,000, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, प्लेजी का नुकसान हुआ है।
तो अब यहाँ पर मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर इसको लॉस होता है तो उसको मैं बेयर करूँ, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेजी की राइट्स के बारे में। अच्छा, अब प्लेजी कौन था? जो हमको लोन का पैसा देता है, जिसके पास हम अपनी चीज़ गिरवी रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात बनती है, कहते हैं राइट टू रिसीव दिस सिक्योरिटी। अब जिस नेबर से मैंने 1 लाख लिया था, यहाँ पे उसका हक बनता है कि वो मुझे कहे कि आप अपना कोई एसेट मेरे पास सिक्योरिटी, ऐसा सिक्योरिटी दो, ठीक है। राइट टू लियन, राइट टू लियन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो, ठीक है, इसके नेबर से मैंने 1 लाख लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपये लिया था और मैंने इसको ज्वेलरी दी थी, ठीक है। 2 मंथ पूरे हो गए और मैंने अभी तक इसको 1 लाख नहीं दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट बनता है प्लेजी का कि जब तक मैं उसको 1 लाख रुपया उसका पूरा विद इंटरेस्ट नहीं देती हूँ, लोन का पैसा विद इंटरेस्ट नहीं देती हूँ, वो मेरी ज्वेलरी अपने पास तब तक रिटेन करके रख सकता है। या तो वो उसको अपने पास रिटेन करके रख सकता है, या तो उसके पास ये भी हक है कि टाइम पीरियड पूरे होने के बाद अगर मैं लोन विद इंटरेस्ट उसको नहीं देती हूँ तो वो मेरे एसेट को, ज्वेलरी को, जो भी चीज़ मैंने गिरवी रखी है उसको बेच सकता है, ठीक है। राइट टू गेट रीपेमेंट, वही बात कि उसके पास हक है कि वो अपने लोन की पेमेंट उससे दोबारा ले, उसको कहा कि दो मेरे पैसे मेरे को विद इंटरेस्ट, ठीक है। राइट टू क्लेम एक्सपेंडिचर, अब प्लेजी के पास ये भी राइट है कि वो एक्सपेंडिचर क्लेम करे। कैसा? वही बात जो मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दे के हटी हूँ कि जब उसने काऊ गिरवी रखी, मान लो मैंने काऊ गिरवी रखी, तो जो भी उसका खर्चा आया उसको खाने पिलाने का, ठीक है, तो ऐसा प्लेजी का ये हक बनता है वो कहे कि तूने जो मेरे पास काऊ रखी थी ना गिरवी, उसका जो भी खर्चा आया है ना वो क्लेम कर सकता है कि मुझे वो एक्सपेंसेस पे कर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब ड्यूटीज ऑफ प्लेजी। अब एक ड्यूटी मतलब प्लेजी के क्या क्या फ़र्ज बनते हैं। सबसे पहले तो टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, कि जो भी गुड्स उसके पास गिरवे रखे हुए हैं ना उसका वो अच्छे से ख्याल रखे। अब मैंने नेबर को दी थी ज्वेलरी, वो क्या करे, ज्वेलरी को खुद पहन के घूमे पार्टियों में, शादियों में, उसको तोड़ दे, खराब कर दे, ऐसे नहीं, अच्छे से उसको यूज़ करे, ठीक है, उसका ध्यान रखे। नोट टू यूज़ द गुड्स प्लेज, हाँ ये वो बात होगी कि मान लो अगर मैंने किसी को कोई चीज़ गिरवी दी है तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसको खुद उसका यूज़ करना शुरू कर दे, खुद उसको, मान लो मैंने उसको ज्वेलरी दी थी वो किसी थर्ड पार्टी को दे ला तू जाके पार्टी में पहन ले, ऐसे नहीं करना, उसको कोई अनऑथोराइज्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नोट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन, कहते हैं अपने गुड्स के साथ जो प्लेजर है उसके गुड्स को आपने मिक्स नहीं करना है। ये सभी पॉइंट्स आपने ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बिल्ली में भी पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर पेमेंट। अब मैंने जिसको ज्वेलरी दी थी 1 लाख के बदले जिस नेबर को, अब उसका यहाँ पे ये ड्यूटी बनती है कि जब मैंने उसके पूरे 1 लाख विद इंटरेस्ट उसको दिए हैं तो वो मुझे क्या है, मेरी ज्वेलरी रिटर्न करे। नेक्स्ट है टू रिटर्न द एडिशनल बेनिफिट्स। ये वही बात होगी जो मैंने आपको एक्रीशन वाली बताई थी कि अगर मैंने उसको काऊ गिरवी रखी है 2 मंथ के लिए और उस ड्यूरेशन के दौरान अगर काऊ का मान लो बच्चा भी हो गया है तो वो एडिशनल बेनिफिट मुझे रिटर्न करने की भी उसकी ड्यूटी बनती है। इस केस में वो ये नहीं बोलेगा कि आपने तो सिर्फ काऊ गिरवी रखी थी, उसका जो बछड़ा हुआ है वो मैं रखूँगा, नो, जो भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हुआ है वो भी वो मुझे साथ में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है टू गिव नोटिस बिफोर द सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स। अगर जिस नेबर को मान लो मैंने ज्वेलरी दी थी गिरवी, ठीक है, अगर वो मेरी ज्वेलरी बेचना चाहता है तो पहले उसको मुझे नोटिस देना पड़ेगा कि देख अगर तूने तेरे पैसे टाइम से नहीं दिए तो मैंने तेरी ज्वेलरी बेच देनी है, ठीक है। तो कहते हैं पहले ये भी उसका फ़र्ज बनता है कि जिसकी चीज़ आपके पास गिरवी पड़ी है ना उसको नोटिस दो बेचने से पहले, ठीक है। तो ये सब थे ड्यूटीज़। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। एंड बिजनेस लॉ की और वीडियोस देखने के लिए उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी वीडियोस भी आप जरूर देखें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू।